इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेसिकली कन्फाइंड टू द फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड व्हाटएवर द क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द एमसीक्यू, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको वो एरियाज बता दूंगा जहां से एचपीजीएस में लगभग पिछले 5 से 6 सालों में जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना, उनको फॉलो करना हमेशा कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल प्रोस्पेक्ट में देखा जाता है, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। दैट आई विल डू इट ऑन माय एंड इटसेल्फ ना, कि जैसे आपके सीआरपीसी या आईपीसी या जितने भी सब्जेक्ट्स जो हम लोग मेंस में फोकस करते हैं, उसमें जितने वो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स में लास्ट ईयर सवाल आए हैं, तो आई विल मेंशन कि कितनी बार सवाल आया है और इस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस के साथ आपको देखना है। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, तो आई विल मार्क ओवर 3 स्टार्स। ठीक है, 3 स्टार लगा दूंगा जिसमें आपको एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कन्फेशंस का एरिया एविडेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो कन्फेशंस में इट इज ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, 3 स्टार एरिया, कि वहां से हर साल लगभग सवाल जो है वो पूछा ही जाएगा। तो कन्फेशंस में जितने भी टॉप टू बॉटम, लेंथ टू ब्रेड्थ अगर आप उसकी एग्जामिन कर लें, तो जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे ही आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि कन्फेशंस में एविडेंस एक्ट का 24, 25, 26, 27 जो है, 20 सेक्शन नंबर 29, 30। सिमिलरली हमारे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 163 को साथ में हम एग्जामिन करेंगे। रिट्रैक्टेड कन्फेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है, कन्फेशन बाय द को-एक्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो यूज करेंगे, कौन कौन से जजमेंट्स इनके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक्स है जिसमें आपको हर एक चीज जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई विल ट्राई कि इन द मीन वाइल, है ना, जैसे कभी कोई छुट्टी आती है तो 1-2 दिन मुझे लगेंगे उसमें उसका एनालिसिस करने में, एंड देन आई विल शेयर इट विद यू पीपल इन द क्लासेस इटसेल्फ ओवर हियर इन दीस क्लासेस। तो उसको स्पेसिफिकली ना अपनी कॉपीज पे की लास्ट में नोट डाउन कर लेना, ताकि पता रहेगा कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू पीपल आर टेकिंग, बेस्ट टू कंप्लीट सब्जेक्ट ही हमें देखना है, लेकिन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर्स में हिमाचल में सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने एचपीजीएस मेंस की बुक्स ले रखी हैं, तो वहां से भी एनालिसिस आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इफ यू पीपल गो फॉर द सीपीसी, तो सीपीसी में रेसिड्यू डिकाटा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, रिव्यू से रिलेटेड सवाल आ जाता है, सेक्शन 9 से रिलेटेड सवाल है। तो वो जितने भी सवाल आप लोगों को मिलते हैं ना, तो यू ट्राई टू एनालाइज कि इन सवालों को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। टाइम टू टाइम आई एम टेकिंग द टेस्ट ऑफ यू पीपल। ठीक है, अभी लास्ट में 1-2 टेस्ट हुए थे जो मैंने ऐप पे अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मैं शायद उसको संडे को आप लोगों को दूंगा, जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमने लास्ट भी एक क्रिमिनल लॉ का कंप्लीट पेपर लिया था, जिसमें आपके क्रिमिनल लॉ के सारे एग्जाम्स थे, लाइक 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो दोज हु वांट टू गिव दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो मुझे एक उसका आंसर जो है वो लिख के भेजिएगा, सो दैट आई विल ट्राई टू एग्जामिन दैट व्हाट आर द थिंग्स जिसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, जो लोग क्लासेस में आते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजीनेस रहती है, बिकॉज क्लास में आते हैं, क्लास में उनके सामने आंसर चेक हो जाता है और सामने सामने पता लग जाता है कि क्या उसमें करेक्शंस की जरूरत है। अब आप लोग ऑनलाइन है, सो ऐप के ऊपर आई विल शेयर द लास्ट टेस्ट, 1-2 टेस्ट जो हमने अभी लिए थे, तो कल शाम को या फिर परसों, अगर आप लोगों को कल देना है कोई टेस्ट तो मैं कल भी दे दूंगा। ये 2-3 टेस्ट हुए हैं। वन इज ऑफ द क्रिमिनल लॉ कंप्लीट, जिसमें हमने सिलेबस कंडक्ट करवाया था, एंड अदर वन इज ऑफ आईपीसी एंड द सीआरपीसी, तो उसका एक कंबाइंड पेपर हुआ था। तो आई विल शेयर, तो वहां से भी आपको ना क्वेश्चंस का एक ब्रॉडर डायमेंशन जो है ना वो क्लियर हो जाता है। और एक दूसरी चीज है, जैसे कि देखो, एज फार एज वी आर टेकिंग अप द क्लासेस ओवर हियर, most of the students who are taking the classes in the other institutes also, जैसे Rahul's IAS है या other institutes are there, so I have a tie up with the Rahul's IAS itself। ठीक है, तो Rahul's IAS में जिस तरीके के एग्जाम पैटर्न्स कंडक्ट किए जाते हैं या एग्जाम्स लिए जाते हैं, I got all those papers from there also। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पे एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, जो एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए, या किस तरीके से लिखना है, क्या लेंथ डालनी है, किस तरह का केस डालना है, अननेसेसरी चीजें तो नहीं डाल रहे, तो वो सारी चीजें उसमें एग्जामिन हो जाती हैं। और वो क्वेश्चन जैसे एक बहुत अच्छी टीम तैयार करती है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ टेस्ट पेपर्स को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वहां से वो टेस्ट पेपर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, सो कोशिश करनी है कि उन सारे क्वेश्चंस को एक बार ब्रॉडरली एनालाइज आप लोग कर ले, ताकि इन फ्यूचर जैसे एग्जाम आएगा आप लोगों को परेशानी ना आए। नाउ बिकॉज इट इज 5 to 6 months ड्यूरेशन ना, सो जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा, सो विल ट्राई टू कंडक्ट अनदर कोर्स फॉर दिस इटसेल्फ। ठीक है, तो आप लोग जो अभी जुड़े हैं,
आप लोगों को उस कोर्स में आने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, तो दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फीस इटसेल्फ, तो विल मैनेज दैट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज होता है कि जैसे हमने आज पढ़ा 3-4 महीने बाद फिर से वो चीजें रिफ्रेश नहीं रहेंगी या भूल सकते हैं, तो विल ट्राई टू कंडक्ट अनदर क्रैश कोर्स फॉर द न्यू कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर यू पीपल। नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, नए तरीके से एग्जामिनेशन हो जाएगा। एमसीक्यूज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं दोस पीपल आर आल्सो रेडी, जो कहीं और क्लासेस ले रहे हैं, प्रोवाइडेड इफ द टीचर इज गुड, तो योर कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो माइट बी क्लियर, ठीक है। लेकिन अपना टाइम टू टाइम एक एग्जामिनेशन जो मॉक टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो देते रहना चाहिए, ताकि अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट अप होता रहे, और जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज जितने भी देखो ना हम लोग भी पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो दोज आर बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट जुडिशरी एग्जाम्स, ठीक है, तो वहीं से वो सवाल पूछे जाएंगे। और लगभग हर बार जो है ना किसी स्टेट के क्वेश्चंस को दूसरी स्टेट में पूछा जाता है, तो आपका टेस्ट सीरीज में ये फायदा हो जाता है कि आप लोग अलग अलग स्टेट्स के पेपर्स को जो वहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप लिखते हैं, ठीक है, तो उससे एक बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो उसमें भी हमें पता लग जाता है कि हमारी कमी कहाँ पे है। सो दैट इज ऑल थिंग व्हिच आई वांट टू स्टेट। इज इट क्लियर? ये सिर्फ भूलेगा नहीं, ठीक है, ये वाले सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑन ऐप इट इज अवेलेबल फॉर यू पीपल, ठीक है, जब आप लोग कहोगे तब मैं सारे के सारे उसको अनलॉक करके या सब्जेक्ट वाइज उसको अनलॉक करके जो है यू पीपल कैन गो थ्रू विद दैट, ठीक है। सेकेंडली, जब एग्जाम दोबारा से अगर आसपास आएगा, अभी कंफर्मेशन आरटीआई के बेसिस पे देखते हैं क्या वो लोग देते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने प्रिपरेशंस को कंडक्ट मतलब कंटिन्यू रखेंगे। कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को साथ में चलना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग हैं तो क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट्स वीक रहेंगे ना, तो बहुत बार ये होता है कि एक लंबा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, एक एक पेज का सवाल है, ठीक है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, तो वो क्वेश्चन को कितना जल्दी आप लोग क्लिक करते हैं, कितना जल्दी उसका आंसर लिखने के लिए आप आते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जैसे हम क्लासेस में भी यहाँ पे अपने क्लासरूम में जैसे ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या आप लोग अगर घर पे बैठ के लिख रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ का पेपर कंडक्ट कराया है, कुछ एक ने ऑफलाइन दिया, कुछ एक ने ऑनलाइन दिया है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम एचपीजीएस के मेंस के पेपर लिखने की कोशिश करी, तो लगभग 60-70 नंबर का क्वेश्चंस जो है वो छूट गए, मतलब 200 नंबर का पेपर है तो 130-140 का ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आप कहीं पे एक्स्ट्रा लेंथी लिख रहे हैं, कहीं पे आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल टुगेदर हमें सक्सेस अचीव करने के लिए या अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, और क्रिमिनल लॉ या सारे जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए अटेम्पटेशन को फुल रखना ही पड़ेगा। अगर आपकी अटेम्पटेशन में कमी आ जाएगी फिर ये पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अटेम्पटेशन में छूटने की अगर संभावना है तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ में 5 से 7 नंबर का छूट सकता है, दैट इज एडजस्टेबल, लेकिन बाकी चीजें जो है वी कांट एक्सेप्ट, और ना आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि मेरा पेपर छूट रहा है। तो राइटिंग की स्पीड, लिखने का कंटेंट, कितनी जल्दी क्वेश्चन को क्लिक करके लिखने पे उतर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना टाइम टू टाइम इवॉल्व होती जाएंगी। डोंट थिंक अबाउट कि मैं फर्स्ट टाइम मेंस लिखूंगा या लिखूंगी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू क्रैक दैट, ठीक है। आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप में राइटिंग स्किल्स हैं, अगर आप जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या लिखना है, एंड यू हैव द कंटेंट ओवर दैट, तो यू कैन राइट इट डाउन। आई विल नेवर रिकमेंड टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर दिस, ठीक है। अगर आप लोगों को 3 चीजों पे कमांड है तो फिर टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती है। नंबर 1 इज द कंटेंट, नंबर 2 इज द कॉन्सेप्ट्स, एंड नंबर 3 इज द राइटिंग स्पीड। अगर 3 चीजें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी कमी है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत आ रही है, सवाल को समझने में दिक्कत आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को फॉलो अप करना, क्वेश्चंस को लिखना वो थोड़ा सा जरूरी रहता है, ठीक है। हम लोग कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, तो फॉर ग्रांटेड लेके जाना कभी कभी नुकसान कर सकता है। बार बार एग्जाम नहीं आएगा, एज यू पीपल आर लुकिंग इन द हिमाचल इटसेल्फ, कि जैसे अभी 2 साल 3 साल के बाद पेपर आएगा, तो कितने लोग जो है वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके साथ साथ। इन द मीन टाइम बाकी स्टेट्स का पेपर भी बीच में आएगा, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नाउ शिफ्टिंग टू द अदर स्टेट्स एग्जामिनेशन इटसेल्फ, है ना, कि वहां पे सर उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आप लोगों को अपनी हिमाचल की अगर प्रिपरेशंस करनी है तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। अटेम्पटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो कोशिश करिएगा कि जैसे घर पे भी लिख रहे हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर अपना पेपर जितना हो पाए उस पर रुक जाना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर है,
हाफ मार्क्स भी अगर आप हर क्वेश्चन में लेके आते हैं ना तब भी 100 नंबर हो जाते हैं, और 100 नंबर लाना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंडिडेट्स आर अचीविंग 80, 90, 70 इतने नंबर भी आते हैं, तो इसका मतलब आपको 10 नंबर का सवाल है तो 5 भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो 110, 115 की रेंज में अगर चले जाओगे, 100 से ऊपर चले जाओगे तो क्वालिफाई भी कर जाओगे और मेरिट पे भी आने की संभावना होती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मेजर थिंग विच विल प्ले द रोल इज द अटेम्प्टेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्टेशन फुल चाहिए, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी जैसे मैंने बताया कि व्हेनेवर द एग्जाम विल बी नोटिफाइड, ठीक है, तो अभी वी कांट से कि नहीं आ रहा है। मान लो अगर आ जाता है तो वो तो चली रही है हमारी तैयारी, अगर नहीं आता है, दिसंबर में शिफ्ट होता है, तो विल कंडक्ट अनदर क्रैश कोर्स इन द मीन टाइम, ठीक है, सितंबर के आसपास कोशिश करेंगे दोबारा से 2-3 महीने का एक कोर्स करवा लें, ताकि आप लोगों को रिफ्रेशमेंट जो है सारे सब्जेक्ट्स की वो हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे कभी कभी होता है ना कि आप बेरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि जिसको बेरेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, बिकॉज क्रैश कोर्स का मॉड्यूल अगर चेंज करना पड़े, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, लाइक आईपीसी वाज देयर, तो आईपीसी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज शुरू किया था। तो आई पर्सनली बिलीव दैट इट वाज टाइम टेकिंग, बिकॉज यू पीपल आर नॉट द फ्रेशियर है ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 1 ईयर 2 ईयर या पहले भी तैयारी कर रखी है, तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है कि आप सिर्फ सब बेरेक्ट पढ़ रहे हैं और उसी को समझते जा रहे हैं, तो इट यूजुअली टेक मोर टाइम, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उसमें बोर्डम आने की संभावना जरूर होती है। तो अगर आपको वैसा मॉड्यूल पसंद है कि बेरेक्ट के बेसिस पे ही पढ़ना है ताकि बेरेक्ट समझ में आ जाए, बेरेक्ट याद हो जाए, तो वो टाइम लगता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months विल बी देयर टू कंप्लीट 16 सब्जेक्ट्स, एंड सेशंस में जो हमारा सेशंस जो है वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब whatever we are doing in these classes, there is the MCQ practice and the other module is which I can give you people is the direct revisions, ठीक है, तो उसमें which one is more comfortable, you people can suggest me. Yes, my point, मेरा point समझ रहे हैं ना कि is these classes like we are taking up the MCQs, we are solving that, and what is the concept behind that, we are taking up that, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा है कि आप direct में one by one you are going through with the sections and then we are understanding that what is written in the Bayer Act, ठीक है, तो दोनों में से ठीक है, which one is more comfortable? MCQs। सर एक्चुअली ऐसा होता है ना, कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर आता नहीं होता और हम बेरेक्ट से देके आपको जल्दी जल्दी आंसर्स कर देते हैं, बट वो कंसेप्ट कई बार हमें क्लियर भी नहीं होता है, तो इसमें वो दिक्कत आ रही है। जैसे अगर हम आपको बता दिया करेंगे कि सर इसमें हमें दिक्कत है, तो आप हमें वो समझा दिया करना, इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखो, 2 थिंग्स आर देयर ना। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में जैसे मैंने आईपीसी की क्लासेस टेकअप करी थी, तो उसमें क्या है कि वी हैव 511 सेक्शंस एंड ऑन वन डे, बिकॉज इफ आई गो इनटू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, तो इट टेक मोर टाइम, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे 511 सेक्शंस हैं, the questions can be asked from approximately 300 to 350 sections IPC की जो है, जहां से सवाल बनते हैं। 100-150 सेक्शंस ऐसे हैं जहां से कोई इतना ज्यादा सवाल जो है आपका ना तो पूछा गया है कभी और ना उसकी संभावना आने की होती है, बस एक ब्रॉडर डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। सो मतलब अगर कोई स्पेसिफिक देखो ना, जैसे लोकल लॉज है, तो लोकल लॉज में तो आपको एक एक सेक्शन जो है ना वो गो थ्रू करना ही पड़ेगा। यू कांट गो फॉर द सिलेक्टिव एरिया। सिमिलरली जैसे कि अभी जैसे कसक ने कहा है कि टीपी एंड सीपीसी, जिसमें बेरेक्ट में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो दैट आई कैन डू, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई और भी सब्जेक्ट अगर आप लोगों को इस तरीके से चलाना ना कि बेरेक्ट में अगर कोई चीज आ रही है तो वी कैन फॉलो दैट, तो कोई और बाकी लोग भी अगर कोई सब्जेक्ट अपना यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। मैं सब्जेक्ट्स को एक बार बता देता हूँ। इट इज द एविडेंस एक्ट, CPC, thereafter Stamp Act, HP Codes Act, and thereafter the Specific Relief Act. हमारा सिविल लॉ 2 के अंदर इट इज लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, TPA एंड HP अर्बन रेंट कंट्रोल। तो ये हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स में कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बेरेक्ट को रिकॉल करने में परेशानी आती है? यस, एनी काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो वी कैन टेक अप लाइक दैट। जैसे मोनिका ने अभी कहा कि कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो बेरेक्ट को देख के क्लिक करते हैं।
ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपने बेयर एक्ट ऑलरेडी पढ़ा है या रिविजन करते इस टाइम आपने ध्यान में रखा, तो वो चीज शायद आपके वहां से छूट गई है ना, रिविजन करते समय वहां से छूटी है। तो वो जो भी चीज से सवाल बन रहा है उसको ना स्टार करके मार्क कर लिया करो कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम दिस एरिया द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव टू फॉलो। ठीक है, बाकी विल ट्राई है ना कि अगर मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों का ये कोर्स खत्म होने के बाद आई हैव टू टेक अप अनदर कोर्स है ना, और वी शुड बी डायरेक्टली बेयर एक्ट बेस्ड, सो वी कैन फॉलो दैट। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बट आई हैव अनदर ऑप्शन दैट आई विल गो विद द बेयर एक्ट रीडिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो जिसमें आई कांट टेक अप द सेशन विद यू पीपल, द रीजन इज कि वो क्लासेस अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो दैट विल बी इन द ऑड आवर्स। ऑड आवर्स मतलब कि वो रात के समय आई कैन गो थ्रू विद दैट, आई कैन रिकॉर्ड दैट, आई कैन डिलीवर इट टू यू पीपल। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट आप लोगों को वहां पे क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो एवरीथिंग इज मैनेजेबल प्रोवाइडेड वी शुड हैव द विल टू डू दैट। ठीक है, वो हो सकता है सब कुछ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन फॉर टुडे। ठीक है, आज हम लोग जो सेक्शंस टेकअप करेंगे या जो क्वेश्चंस टेकअप करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एक्ट। लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। ठीक है, विजिबल नाउ? Yes, sir. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस फॉर टुडे। ठीक है, आपने बेयर एक्ट्स को निकाल के, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो अलग से दिखती है या सेक्शन से रिलेट नहीं करती उसको लिख लेना। The first question is the subject of the Forest Act was transferred from the state list to concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India by which of the following amendment? It is 42nd, 24th, 43rd or 44th amendment. ठीक है, Kasaka has given me the answer, that is 42nd amendment is there. ठीक है, बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मोनिका इज आल्सो सेइंग इट। ठीक है, इट इज द 42nd amendment by which the subject of forest was transferred from state list to the concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 42nd amendment में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd amendment हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उसके बेसिस पे ये ट्रांसफर किया गया था। अगला सवाल है, which activity is prohibited in the reserve forest? Reserve, देखो हमारे पास 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं, one are the reserve forest, other one are the village forest, the third one are the protected forest. ठीक है, तो reserved forest के अंदर कौन सी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है? ऑप्शंस आर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन और फॉर एनी अदर पर्पस, kindling, keeping or carrying any fire, clearing or breaking up any land for cultivation or for any other purpose, and the last one is all of the above. Which of the following things are prohibited in the reserve forest? ठीक है, reserve forest कौन से सेक्शन के अंदर है? Yes everyone, in which section the reserve forest is given? In the Sir, section 3. Section 3 talks about the reserve forest. ठीक है, and all these 3 things are prohibited. ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो हैं आप prohibited मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Indian Forest Act 1927 provides for the concept of a village forest? Yes, which section talks about the village forest? 26, 27, 28 or section number 30? ठीक है, Rita has given the answer, सुरेंद्र ने सी का है, that is option of section number 28 is there. Section number 28 is the right answer कि village forest जो है वो section number 28 के अंदर है। ठीक है, village forest में जनरली होता क्या है कि आपने जो एक रिजर्व फॉरेस्ट था वो एक विलेज कम्युनिटी को हैंड ओवर किया ताकि विलेज कम्युनिटी उसका जो है उसका ध्यान रखे, एंड दैट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द विलेज फॉरेस्ट। सेक्शन नंबर 28 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं? 76 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स, 86 सेक्शंस एंड 13 चैप्टर्स, 60 सेक्शंस एंड 12 चैप्टर्स और 89 सेक्शंस एंड 13 चैप्टर्स। यस, which of the following is the right answer? ठीक है, सुरेंद्र ने जवाब दिया, that is 86 sections and 13 chapters are there in the Forest Act। ठीक है, perfectly fine। Forest Act जो है वो 86 sections हैं, 13 chapters हैं
हर चैप्टर के अंदर जो भी कंटेंट रखा गया है उसका ध्यान रखना पड़ता है, एज स्पेसिफिकली एज फार एज द एचपी इज कंसर्न। अगला सवाल है, इन विच केस Section 42 was challenged before the Supreme Court on the basis of freedom of trade and commerce। सेक्शन नंबर 42 है। कौन आप में से बताएगा कि सेक्शन नंबर 42 किस चीज से रिलेट करता है? यस For penalty for breach of rules made under section 41 शायद। ठीक है, एक Sir, बार सेक्शन, हाँ देखो जरा, जस्ट टेक इट आउट। सेक्शन नंबर 42 जो है वो किस चीज की बात कर रहा है, ठीक है, और कौन से सेक्शन के साथ को रिलेट किया जाता है? ये जल्दी से बताइए। 40 सर, मेड 41 सर। ठीक है, 41 में देखो क्या है। 41 पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट ट्रांजिट ऑफ ट्रांजिट, फॉरेस्ट। ठीक है, जितना भी हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ट्रांजिट कैसे होगा, उसके रूल सेक्शन नंबर 41 के अंदर बनाए जाते हैं। और अगर उसकी वायलेशन होती है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे ट्रांजिट होगा, तो द पेनल्टी इज टू बी गिवन इन सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कौन सा वो केस है जिसमें ये चीज को चैलेंज किया गया था? ठीक है, इट इज यशवंत स्टोन वर्कर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सुधीर रंजन नाथ, बनवारी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और अंबिका क्वेरी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यस, सेक्शन नंबर 42, ठीक है, सुरेंद्र सी कह रहे हैं दैट इज बनवारी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक बार सोच लो, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंबिका क्वेरी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, अंबिका क्वेरी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर सेक्शन नंबर 42 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज कर दिया था और कहा था कि सर ये ट्रेड एंड कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बिकॉज सेक्शन नंबर 41 के अंदर कैसे कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ट्रांजिट होगा और क्या रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई जाती है, वो सारी बातें रखी गई हैं। एंड अंबिका क्वेरी वर्क्स के अंदर कोर्ट ने कहा था दैट इट इज नॉट एट ऑल unconstitutional, rather it is the domain of the state governments to make the rules, and the central government can also impose certain penalties and certain restrictions over there। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। सवाल है, the power to try any forest offense punishable with the imprisonment for a term not exceeding 6 months is vested with the district magistrate, any magistrate of first class, any magistrate of second class, or both A and B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, power to try any offense punishable with the imprisonment not exceeding 6 months is vested to which of the magistrate? Yes, everyone। Is it magistrate of second class? Yes, सुरेंद्र। सेक्शन अगर रेफर कर पाए। ठीक है, Rita is saying it is district magistrate। ठीक है, yes Kasak, what is your answer? Shikha, Monica, and other, which of the magistrate is the power to try any offense punishable with the imprisonment for a term not exceeding 6 months? Not exceeding 6 months। yes Kasak, C आंसर है। सेक्शन अगर रेफर कर पाए। ठीक है, बेरिट को कितना समझते हैं वहां से पता लगेगा कितना जल्दी आप जो है सही सेक्शन को लोकेट करके मुझे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाता है कि फलाने सेक्शन के अंदर जो है ये चीज रखी गई है। यस, सेक्शन नंबर 67 मोनिका कह रही है। सेक्शन नंबर 67 के अंदर कोई पढ़ेगा? यस कसक, कैन यू रीड सेक्शन नंबर 67? यस सर, पढ़ेंगे। The district magistrate or any magistrate of first class specially empowered in this behalf by the state government may try summarily under the Code of Criminal Procedure any first offense punishable with the imprisonment for a term not exceeding 6 months or fine not exceeding 500 rupees or both। So over here आप लोगों ने आंसर क्या किया?
क्या सी आंसर सही है? यस और नो करके जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने खुद ही अभी सेक्शन भी पढ़ा है। इज सी इज द राइट आंसर और Yes, ए sir. और बी शुड बी द आंसर ओवर हियर? यस सर ए और बी कैसे होगा सर, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब बात की है ना सर, यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की बात की है, बट यहाँ पे तो एक फाइन की बात भी की है साथ में सेक्शन 67 में। दैट इज नॉट आवर कंसर्न ना। अभी क्वेश्चन में वी हैव टू फॉलो व्हाटएवर इज रिटन है ना, तो यहाँ पे व्हाटएवर द ऑप्शंस आर गिवन वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। ठीक है, दो इट इज रिटन इन सेक्शन नंबर 67 दैट फॉर 6 मंथ्स एंड फाइन है ना, तो वो दोनों चीजें आती हैं, बट एज फार एज द कंसर्न क्वेश्चन इज देयर व्हिच इज द मोस्ट सुटेबल आंसर वी हैव टू फॉलो दैट। जी सर, सर ए एंड बी। ठीक है, so both A and B should be there. So district magistrate and any magistrate of first class specially empowered in this behalf can try the offenses punishable for a term not exceeding 6 months. अगर 6 महीने से कम की सजा है तो डीएम या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिनको एम्पावर किया गया है वो ऐसे केसेस को सुन सकते हैं। अब यहीं पे सेक्शन नंबर 67 से अगर आप आगे जाएंगे सेक्शन नंबर 72 70 के आसपास, तो अगर ज्यादा पनिशमेंट वाले अपराध हैं तो जो कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन है वो भी जो है बढ़ाई जा सकती है। तो दैट इज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इज question number 7 is any person contravening any rule under the Indian Forest Act 1927 for the contravention of which no penalty is provided shall be punishable with what? कोई ऐसा रूल जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर बनाया गया है, अगर उसके लिए कोई स्पेशल पेनल्टी कहीं पे नहीं रखी गई है तो कितनी सजा होगी? Imprisonment for a term which may extend up to 1 month and or fine of 500, imprisonment which may extend up to 6 months or fine of 500, imprisonment for 1 year or fine of 1000, or imprisonment for 2 years and fine of 500. Yes, मोनिका ने बहुत जल्दी आंसर दिया, that is 6 months and fine of rupees 500. Can anyone of you who can tell me that which of the following section talks about this, that any person contravening any rule under the Forest Act for the contravention in which no penalty is provided shall be punishable with? कौन सा सेक्शन है जो इस चीज की बात करता है? सर 33। No, not section 33. सेक्शन नंबर 77 रीटा कह रही है, एक बार 77 निकालेंगे कैसे? Section number 77 and give a bare reading to this. Penalties for breach of rules. Any person contravening any rules under this act for the contravention of which no special penalty is provided. देखो ये shall be 77 पढ़ रहे हो ना? Yes sir, 77. हाँ, आगे पढ़ो। Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 month or fine which may extend to 500 rupees or both. तो सेक्शन नंबर 33 में कहाँ जा रहे थे? 33 तो सेक्शन नंबर 32 के साथ चलता है, ठीक है, तो वो वहां पे नहीं जाएगा। दैट इज बेसिकली वी आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ सेक्शन नंबर 30 और 32 ना, तो उसके लिए 33 बनाया गया है। यहाँ पे बात ये है कि कोई रूल बनाया गया था और उसके लिए कोई अलग से पेनल्टी मेंशन नहीं है, तो फिर सेक्शन नंबर 77 फॉलो किया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली द पनिशमेंट विल बी फॉर 1 month एंड फाइन व्हिच मे एक्सटेंड अप टू रुपीस 500। तो 77 का ध्यान रखना है, ठीक है। रीटा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे आ रहे हैं। दैट इज द टर्म व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डज नॉट इंक्लूड्स। व्हीकल की डेफिनेशन में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? अ कार्ट, अ ट्रॉली, अ ट्रेलर और अ बाइसाइकिल। यस, क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाइसाइकिल। Is it correct? Yes, everyone. Yes, Monica, Shikha. Yes, bicycle is the right answer. देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में हम जब एविडेंस एक्साइज लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे भी व्हीकल की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा दैट वी हैव डिस्कस्ड है ना। फॉरेस्ट एक्ट में भी आएगा, जो भी चीजें आएंगी दैट इज रिटन ओवर हियर। अब फॉरेस्ट एक्ट में हम बाइसाइकिल को व्हीकल इसलिए नहीं मानते हैं बिकॉज बाइसाइकिल कांट बी
used for the purpose of taking or transporting the forest produce, etc. And that is why in the term of vehicle, bicycle is not there, a cart, a trolley or a trailer is there. ठीक है, कैटल भी नहीं आता है। हाँ ठीक है, चलिए अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है that which of the following sections provide that the central government may levy duty on timber or other forest produce? Very important question, very important. कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टिम्बर और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो है ड्यूटी चार्ज कर सकती है? सेक्शन नंबर 38, 39, 40 और 37। Yes, section number 39. Yes, everyone. Section number 39 is the right answer. दो चीजें पूछ लेते हैं that who of the following, which of the following can levy a duty on timber and other forest produce as per section number 39. So it is the central government. और ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ऑप्शंस जो है वो डाल देते हैं। अगला सवाल है that which one of the following sections empower the state government to reserve the forest by the section number 3, 2, 5 or 6. So I believe that everyone can give me the right answer. That is section number 3 is the right answer, option number A. अगले सवाल पे आते हैं। The formation of a village forest may be assigned by the central government, state government, village panchayat or none of these. State government, yes, SG कह रहे हैं, state government. Formation of a village forest may be assigned by which of the following? So it is state government who can assign the formation of a village forest. ठीक है, state government के पास ही पावर है। पूरे फॉरेस्ट एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक सेक्शन वास्ता करता है वो सेक्शन नंबर 39 है। बाकी सारे सेक्शन हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ही कोरिलेट किए जाते हैं। अगला सवाल, that according to the Indian Forest Act, the term cattle does not include, it is elephants, pigs, goats and cows. The term cattle does not include which of the following? कैटल के अंदर इनमें से कौन सा पशु जो है वो नहीं आएगा? एलिफेंट्स, पिग्स, कॉल्स एंड काउस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काउ जो है वो कैटल की परिभाषा में नहीं आती है। ठीक है, अगला सवाल, द बार ऑन द accrual of forest rights mentioned in the bar on the accrual of forest rights mentioned in which of the following sections? क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 9, 5, 11 और 7। सेक्शन नंबर 5 पे यू पीपल आर गिविंग मी द आंसर। ठीक है, देखो जब भी कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमें बनाना है या कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट बनाना है तो उसका एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है कि द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच वी हैव टू फॉलो इज कि आपको एक प्रोक्लेमेशन जारी करनी पड़ती है, फिर आप डिमार्केशंस करवाते हैं, सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करती है जो लोगों के राइट्स को देखता है और कुछ समय सीमा दी जाती है। उस टाइम पीरियड के बीच में आपको अपना जो क्लेम है प्रॉपर्टीज के ऊपर वो एस्टैब्लिश करना है और उस टाइम पीरियड के बाद आपके जो क्लेम्स हैं उनको हम एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, तो बार ऑन द एक्रूअल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स की बात है। सेक्शन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि अगर आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने जो राइट्स हैं या अपनी प्रॉपर्टीज में जो भी आप क्लेम करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके राइट्स, वो फिर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद यू कांट क्लेम इट। अगला सवाल, that who has the power to levy duty on timber and other forest produce? अभी हमने डिस्कस किया था, that is option number 20 में आएगा, that is the central government, sorry। ठीक है, central government has the power to levy duty on the timber and other forest produce। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है that under which of the following section of the Forest Act a forest court can be constituted? Very important, फॉरेस्ट कोड कॉन्स्टिट्यूट होगा ये कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है? सेक्शन नंबर 17, 18, 19 और नन ऑफ दीज। ठीक है, सो रीटा इज गिविंग मी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 is the right answer. सेक्शन नंबर 17 talks about that the forest code can be constituted. सेक्शन नंबर 17, 18 जो है वो फॉरेस्ट कोड से रिलेटेड है। फॉरेस्ट कोड में कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ पे फॉरेस्ट कोड कंडक्ट किया जाएगा, ऑल दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिकॉलिंग कि जब हम लोगों ने ये लोकल लॉज की क्लासेस में फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा था तो वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, है ना।
I believe that सारे के सारे sections जो हैं one by one we have gone through with that, और बड़ी wonderful classes were there. Forest Act को लेके जितनी भी हमने डिस्कस करी, Forest Act के जितने भी हमने local laws डिस्कस किए थे, those classes were primarily related to the Bayer Act approach, because Bayer Act पे हमें खास ध्यान जो है वो रखना पड़ता है. अगला सवाल, that who has the power to make rules, regulate, ये अभी दोबारा से आया है सर, नहीं, power to make rules or to regulate the transit of all timber and other forest produce. ठीक है, किस अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने की पावर है ताकि टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे ट्रांजिट में लाया जाए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यस का सर, वो तो लिवाई ऑफ द ड्यूटी है कि जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके ऊपर जो सरकार को आपको टैक्सेस देने हैं उसका जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट इज पावर टू लिवाई ड्यूटी. यहाँ पे क्वेश्चन है पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द ट्रांजिट, दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, that is given to the state government according to section number 41 of the Forest Act 1927. अगला सवाल, that which who has the power of seizure when a forest offense has been committed as to a forest produce. कौन वो व्यक्ति है जो सीजर मतलब वहां पे प्रॉपर्टीज को सीज कर सकता है? कलेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, और बोथ बी एंड सी, दैट इज फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर दोनों में से कोई भी कर सकता है. Yes. Question number 17 है ये, and option number D is the right answer. ठीक है, option number D is the right answer. Both police officers and the forest officers have the power to seize the forest produce. ठीक, देखो एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जैसे सम ऑफ यू ना जिसको अगर बेयर एक्ट को समझने में दिक्कत आती है, मुझे भी रिकॉल कर रहा है दैट हमारा लोकल लॉज का ना स्पेसिफिक कोर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है. तो वहां पे वी हैव गॉन थ्रू एट द टाइम व्हेन द कोर्स वाज डन है ना, तो हमने लोकल लॉ में अपार्ट फ्रॉम द स्टैम्प एक्ट, हमने स्टैम्प एक्ट को मैं बात बीच में इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज स्टैम्प एक्ट के अंदर जो लोग भी पुराना बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं 2021 या 20 वाला, आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं बिकॉज देयर इज एन अमेंडमेंट इन द स्टैम्प एक्ट. ठीक है, स्टैम्प एक्ट के अंदर कुछ एक नए प्रोविजंस डाले गए हैं, कुछ एक पुराने प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया है या ऑल्टरेशंस की गई हैं. तो हमें स्टैम्प एक्ट की क्लासेस अलग से भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा आफ्टर दीज सेशंस आर क्लोज ना, बिकॉज अभी एग्जाम तो नहीं आ रहा है और मैं इसीलिए उस पर रुका हूँ दैट उसको एग्जाम के आसपास ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. लेकिन स्टैम्प एक्ट में 2022 में भी अमेंडमेंट हुई है, 2021 में और 22 में, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जो नए प्रोविजंस डाले गए हैं, संभावना है कि अमेंडमेंट जो भी हुआ है वहां से सवाल एग्जाम में आएंगे. 5 से 8 सवाल हमारे स्टैम्प एक्ट के अंदर आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है. तो हमारे लोकल लॉज में वो स्टैम्प एक्ट नहीं है, बाकी द रिमेनिंग ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड दैट आर अवेलेबल ऑन द ऐप इटसेल्फ. अगला सवाल है that which of the not is included within the meaning of tree under the Indian Forest Act. Which of the following is not included in the meaning tree under the Indian Forest Act? Palms, bamboos, canes or brushwood. ठीक है, so you people are giving me the answer, that is option number B, that is the bamboo is not included in the definition of a tree. 2017 में अमेंडमेंट हुआ. पहले जो था ट्री की परिभाषा जो थी वो कुछ और हुआ करती थी, लेकिन 2017 की अमेंडमेंट के बाद ट्री की परिभाषा जो है उसको चेंज किया गया है. ठीक है, आप में से किसी के पास भी अगर नया बेयर एक्ट हो 2017 की अमेंडमेंट के बाद वाला, मेरे ख्याल से कसक के पास होगा. कसक एक बार आप सेक्शन नंबर जो डेफिनेशंस का सेक्शन है वहां पे ट्री का डेफिनेशन एक बार पढ़े. जी सर. सर, ट्री इंक्लूड्स palm, brushwoods and canes, और SKUMP scum. हाँ, it scums है ना, scums. ठीक है, लेकिन जो बैम्बू है, ठीक है, उसको यहाँ से हटाया गया. that is the amendment of 2017 की अमेंडमेंट. आपका बेयर एक्ट बाद वाला ही है ना? यस सर. ठीक है, coming to next question. अगला सवाल है that river does not include dash within its meaning under the Forest Act. It is pond, stream,
कैनल और क्रीक। रिवर की परिभाषा में कौन सी चीज जो है वो नहीं आएगी? यस, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, कैनल्स और क्रीक्स। ठीक है, सुरेंद्र ने जवाब दिया दैट इज पॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द definition of a river. ठीक है, pond is the right answer. Streams, canals and creeks are included in the word river. Coming to the next one, which of one of the following sections of Forest Act deals with the powers of forest settlement officer? जब भी आपको एक फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना हो तो हमें एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो उस फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की जो पावर्स हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर डिमार्केट करके रखी गई है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन नंबर 8। यस, section number 8 talks about that what are the powers given to the forest settlement officer. वहां पे लिखा गया that he can enter into the properties, he can go for the surveys, demarcate the land, etc. So all those powers are there in section number 8 of the Forest Act. Coming to the next question, that which one of the following act is not prohibited अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? इनमें से कौन सी वो चीज है जिसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है? पहला, सेट्स फायर टू द रिजर्व फॉरेस्ट, ट्रेसपासेस और पास्चर्स लैंड कैटल, क्लियर्स और ब्रेक अप द लैंड फॉर कल्टीवेशन, एंड द लास्ट वन इज द एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट कंटिन्यूड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15. Which of the following act is not prohibited under section number 26? ठीक है, सो सुरेंद्र ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आग नहीं लगा सकते, ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते, कैटल्स को लेके नहीं जा सकते, यू कांट गो फॉर द कल्टीवेशन एटसेट्रा, बट यस व्हाटएवर द राइट्स आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी, दोज राइट्स आर not prohibited. So you must follow section number 15 and that can be correlated with this. The next question is the formation of a village forest is provided under which of the following chapter? इनमें से कौन से चैप्टर के अंदर विलेज फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो सकती है वो बताया गया है? चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5. यस, फैक्चुअल सवाल है, नथिंग कॉन्सेप्चुअल, एवरीथिंग इज फैक्चुअल. क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 3 जो है वो विलेज फॉरेस्ट की फॉर्मेशन की बात करता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. ठीक है, देखो जितने ज्यादा लोकल लॉज में आप लोग बेरेक्ट पे और सेक्शंस पे काम करेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं. देखो जहां तक हमारे लॉ की बात है ना, तो 9 मेजर सब्जेक्ट्स आर देयर, 110 मार्क्स, तो 110 नंबर में अगर आपने लॉ अच्छे से पढ़ा है तब भी आप ज्यादा से ज्यादा तो मैक्सिमम 110 में से अगर हम मार्क्स को फेच करने की बात करें तो 90-95 के आसपास जो है ना आप फेच कर सकते हैं. ठीक है, 90 के आसपास तो मैं कहूंगा कि ले सकते हैं अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है. 80 to 90 की रेंज में भी अगर आप चल रहे हैं देयर इज नो सच डिफिकल्टी. ठीक है, 80 नंबर भी अगर आप यहाँ पे ले आए जो हमारा मेजर लॉ है, ठीक है, जिसमें 9 सब्जेक्ट्स आते हैं, और लोकल लॉ हमारा 40 नंबर का है. 40 नंबर में मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूँ किसी कैंडिडेट से कि वो 40 में से 38 क्वेश्चंस ठीक ना करके आए, बिकॉज आपके पास 35 to 38 की रेंज ऐसी है जो ठीक हो ही सकती है. नथिंग कॉन्सेप्चुअल, ओनली बेरेक्ट बेस्ड, एमसीक्यूज पे ही काम करना है, बेरेक्ट पे काम करना है, बस उसी से कोरिलेट करना है. अब कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हो जाती है तो हमें भूलती है. ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो ताकि जैसे बाहर के जितने भी, जैसे दिल्ली या अदर स्टेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन कैंडिडेट्स में एक जो मुझे कॉमनैलिटी में जो चीज दिखती है, जैसे हमारे पास भी बच्चे पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में या ऑनलाइन या मेरे पास एप्लीकेशन में जितने भी बच्चे एनरोल होते हैं, तो वो बच्चे हिमाचल के लिए जब तैयारी कर रहे हैं ना तो लोकल लॉ को थोड़ा सा लाइटली ले जाते हैं. लोकल लॉ को लाइटली लेके जाने का मतलब ये है कि आप अपने 40 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं. मान लो आपने मेजर लॉ में इतना अच्छा नहीं किया, ठीक है, कोई एक आधा सब्जेक्ट आपसे ठीक से नहीं हो पाया या एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर की वजह से आपसे ठीक से नहीं हो पाया, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोकल लॉज जो है या माइनर सब्जेक्ट्स जितने हमारे हैं ये आपको सेव कर जाएंगे, बिकॉज 40 के 40 नंबर आपके हाथ में एक तरह से. बेरेक्ट में
जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली टू द स्टैम्प एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो उन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज से कौन सा जजमेंट रिलेट कर रहा है, बाकी कहीं नहीं जाना। नो अदर जजमेंट, रादर फोकस ऑन द बेयर एक्ट इटसेल्फ। तो 40 के 40 नंबर आपके हाथ में, कहीं से उड़ के सवाल आएगा नहीं, आपको हर एक चीज आती होगी। और 80 नंबर पे अगर आप मेजर सब्जेक्ट मतलब 110 में से 80 नंबर ले आओ और 40 में से 35 पे ले आओ, योर प्रीलिम्स इज क्रैक्ड, ठीक है। तो वो आराम से आपका हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Coming to the next question, the imprisonment for doing prohibited acts in the reserve forest under section number 26 is up to 1 month, 3 months, 6 months, or 1 year. Imprisonment for the doing the prohibited acts, ठीक है, it is 6 months punishment is given, ठीक है। हमारे फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लगभग ज्यादातर जो सेक्शंस में जो पेनल्टी या पनिशमेंट्स रखी गई है वो 6 महीने की सजा और 500 रुपया जुर्माने के साथ रखी गई है। लेकिन यहीं पे एक चीज का ध्यान रखना, आपने अगर लोकल लॉज मेरे साथ पढ़े हुए हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, या नहीं भी पढ़े हैं आप लोगों ने, तो उसमें एचपी की अमेंडमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। एचपी में अगर ऑफेंस होता है तो उसकी सजा 2 साल तक जा सकती है, और अगर ये अदरवाइज किसी और स्टेट के अंदर और स्टेट की कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है तो फिर हम उसमें 6 महीने की सजा के हिसाब से चलते हैं। तो एचपी का अमेंडमेंट फॉरेस्ट एक्ट को लेके जो था उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज देयर, that which one of the following chapters of the Forest Act deal with the control of timber and other forest produce in the transit? Chapter number 5, 9, 7 or 6? Which of the following chapter talks about the control of the timber and other forest produce in the transit? Yes, Monica has given me the answer, that is chapter number 6, option number D. Chapter number 7, ठीक है। 24 में ऑप्शन नंबर सी यू पीपल आर रेफरिंग मी, दैट इज चैप्टर नंबर 7 इज द राइट आंसर, परफेक्टली फाइन। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही द कंट्रोल ऑफ टिम्बर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द ट्रांजिट की बात की गई है। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 63 फॉर काउंटरफिटिंग और डिफेसिंग मार्क्स ऑन द ट्रीज एंड टिम्बर एंड फॉर ऑल्टरिंग बाउंड्री मार्क्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 63 के अंदर, कि देखो जब भी हमारे फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों की कटाई होती है, या आप लोगों ने अगर फॉरेस्ट के डिपो देखे हैं जहां पे बहुत सारा टिम्बर जो है वो रखा जाता है, तो टिम्बर के ऊपर मार्किंग की जाती है। तो अगर वो जो मार्किंग है उसको काउंटरफिट मतलब कुछ और तरीके से आपने उसको बनाने की कोशिश करी है, या बाउंड्री मार्क्स को, फॉरेस्ट के बाउंड्री मार्क्स को अगर ऑल्टर करने की कोशिश करी है, तो सेक्शन नंबर 63 के अंदर कितना पनिशमेंट जो है वो रखा गया है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल, दैट इज 2 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 साल की सजा जो है वो इसके लिए रखी गई है, और दिस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट व्हिच इज गिवन इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, दैट इज ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। लगभग बाकी सेक्शंस में 6 महीने की सजा है, और यहाँ पे 63 के अंदर अगर ऑफेंस होता है तो 2 साल की सजा। अगला सवाल, which of the following have the power to try summary any offense punishable for a term not exceeding 6 months or fine of rupees not exceeding 500 or both under 67 of the Indian Forest Act? It is district magistrate only, magistrate of first class specially empowered only, both A and B, neither A and B. So the answer is already discussed, that is option number C is the right answer. Question number 26 में आपका both A and B जो है that should be the answer, ठीक है। अगला सवाल है, दैट इज मैच मेकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए। सो मैच मेकिंग करते हैं। दैट पावर ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स, तो अभी ऐसा सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 8 से हम इसे कोरिलेट कर जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ विलेज फॉरेस्ट, सेक्शन नंबर 28 से इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स फॉर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, power to make rules for the protected forest, इस किसके साथ रिलेट करोगे? ये सेक्शन नंबर 32 या सेक्शन नंबर 68 के साथ करोगे? सेक्शन नंबर 32। एंड पावर टू कंपाउंड द ऑफेंसेस, सेक्शन नंबर 68 के साथ जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन गो फॉर द मैच मेकिंग। देखो कभी कभी ना मैच मेकिंग जैसे सवाल आते हैं, तो हम लोग जब मैच करते हैं ना, तो हम वैसे तो ठीक मैच कर लिया,
लेकिन ऑप्शंस को मार्क करते समय कभी कभी OMR शीट में गलती हो जाती है, तो कभी भी जब आंसर शीट में इसको भरेंगे तो उसका ध्यान रखना है। अगला सवाल है, The Indian Forest Act 1927 received the assent of the legislature on which of the following date? 19 September 1928, 21st of September 1927, 21st of October, 12th of October 1927. Yes. Which of the following date on which the Indian Forest Act has received the assent of the legislature? Option number B. Yes, 21st of September. Are you sure? Yes. Yes, sir. Damn sure. Yes, sir. एक बार देख लो। मोनिका 1972 से आप क्या 1927, sir. 1927. Yes. Is it 21st of 1927. It is 21st 1927. of September or 21st of October? Sir, 21st of September is October. लिखा है, पढ़ लिया? Yes, sir. ठीक है, so it is 21st of September 1927 is the right answer on which the legislature has given the assent to the Indian Forest Act. Option number B is the right answer. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। That for altering the limits of the land under settlement under section 10, all arrangements are subject to the previous sanction of central government, state government, forest settlement officer or conservator of the forest. For altering the limits of land under the settlement under section number 10, all arrangements are subject to which of the following persons sanction? Yeah, which of the authorities sanction? Yes, option number C. ठीक है, कोई ऐसा जो मुझे सेक्शन नंबर 10 एक बार जो है वो बता पाए। ये कसक ही है, यहाँ पे कसक आप एक बार पढ़ दें अगर। जी sir. In the case of the claim relating to the practice of shifting cultivation, the forest settlement officer shall record a statement. ठीक है, एक काम करते हैं, कैसे सेक्शन नंबर 10 में क्लॉज नंबर 4 पे आओ जरा। Sorry, sir. Sir, clause number 4, sir. हाँ, All arrangements made under subsection 3 shall be subject to the previous sanction of the state government. ठीक है, सो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 4 सुरेंद्र ने डायरेक्टली इसको पिन पॉइंट कर दिया था, तो इसलिए मैंने वही पढ़वाया है। शिखा, आपने फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का देखो, व्हेन द सेटलमेंट ऑफ द लैंड इज टू बी डन, that will be done by the forest settlement officer, but forest settlement officer जो भी वहां पे arrangements करेगा, that will be the previous sanction of the state government. तो section number 10 clause number 4 is to be gone through with this, और इसका जो right answer है, ठीक है, the right answer is option number B. Is my voice is clear to you people or not? Sir, now is clear. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 29 में द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेके ही फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर बाकी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल है आज का, दैट इज द राइट ऑफ पैस्चर टू द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर शैल एडमिट और रिजेक्ट द सेम इन होल और इन पार्ट और नन ऑफ देम। द राइट्स ऑफ पैस्चर टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस, the rights of pasture to the forest produce, the forest settlement officer shall admit or reject the same in whole or in part or none of these. ठीक है, so option number C is the right answer, in whole or in part जो है, आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में को लेके जो राइट ऑफ पैस्चर दिया जाता है, मतलब जो जंगल है या जो भी फॉरेस्ट का इलाका है वहां पे कैटल्स को लेके जाना, उनको पैस्चराइजेशन के जो राइट्स हैं लोगों के वो देना, तो इसको लेके आपको अपना क्लेम एस्टैब्लिश करवाना पड़ता है। वो क्लेम या तो पार्टली एडमिट हो जाएगा, पार्टली रिजेक्ट हो जाएगा, या होली एडमिट हो जाएगा, होली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। बाय टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस। कुछ एक अभी और भी सवाल है फॉरेस्ट एक्ट से रिलेट करते हैं जो, और उसके बाद हम लोग फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट पे कल जो है वो स्विच करेंगे। ठीक है,
कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना जिसको लोकल लॉज में वेयर एक्ट को रीड अप करने में दिक्कत आती है, तो वो लोकल लॉज का जो पूरा कंपाइलेशन है ना उसके बाद देख सकता है, बिकॉज दैट कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल। तो उसको अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन फॉलो दैट। चलिए, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन ओवर हियर, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो सेम टाइमिंग्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thank you, sir. Sir, यस, यस कर सकते। सर फॉरेस्ट आप बोल रहे थे सर, फॉरेस्ट एक्ट के लिए सर, मतलब सर पढ़ने में तो दिक्कत आती है सर, इतने इतने ऐसे शब्द है जो मतलब समझ नहीं आता है प्रोनाउंस कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है सर, तो फिर ठीक है। कैसे करें सर? जैसे कि आपने लोकल लॉज तो पढ़े ही है ना, ठीक है। तो वहां पे वी हैव गॉन थ्रू विद ईच एंड एवरी सेक्शन। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वही लेक्चर्स एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना, ठीक है। बैच में आप लोग ऐड हो तो आई विल अनलॉक सर्टेन लेक्चर्स ना, तो वहां से आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट करना, आई डोंट थिंक इट इज कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू आल्सो। तो वहीं से एक बार दोबारा से अगर लेक्चर्स को रिकॉर्डेड सेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। कहीं भी फिर से परेशान। जी सर, जो फॉरेस्ट एक्ट के हमने उस टाइम लेक्चर करे थे सर, प्लीज अगर वो अपलोड हो सके ऐप पर। नहीं, ऐप पे तो अपलोडेड है, पर वो लॉक है, ठीक है। तो मैं अनलॉक उसको कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो